चंचल मन पर छाए रंग के बादल, मेरे पथ की धूल बनी चंदन, खिली धूप पर से जैसे कंचन। देखो ये बहार छलकाए प्यार, लहरा के अपना आंचल। चंचल मन पर छाए रंग के बादल, मेरे पथ की धूल बनी चंदन, खिली धूप पर से जैसे कंचन। देखो ये बहार छलकाए प्यार, लहरा के अपना आंचल। हमें याद कभी तुम कर लेना, जब रोता हुआ सावन आए, हो बहार और राह में कोई फूल हाय मुरझाए। हमें याद कभी तुम कर लेना, जब रोता हुआ सावन आए, हो बहार और राह में कोई फूल हाय मुरझाए। हमें याद कभी तुम कर लेना। चल 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 रे प्यासे मन मेरे, मुझे अब न छल रे। ख्वाब में उलझे तू ये न समझे, ख्वाब में उलझे तू ये न समझे। कहाँ है कहाँ है कहाँ है तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा सुख, तेरा सबसे बड़ा दुख। जग है बड़ा अलबेला, लगा है यहाँ एक मेला। जग है बड़ा अलबेला, लगा है यहाँ एक मेला। संभल संभल कर यहाँ से निकल, न मैला हो आंचल। चल बंधु रे ये मन डोले भूले करे कोई जाने, जल भरा में ये दिल के प्यासा ये मन सुने, ये मन भोजीरे गाए। बंधु रे यहाँ अब क्या रहना, यहाँ अब क्या रहना, किसी से क्या कहना। चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। दुख ना
नमस्ते सबको। वेलकम टू माय टॉक ऑन सलील चौधरी टुडे। मेरे दिल की आवाज की ये 49th एपिसोड है और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू रियली वेरी मच। अभी आपको मैंने 5 गाने मेडली में सुनाए हैं सलील चौधरी के 1972 के। 5 अलग अलग फिल्मों से लिए हैं। ये 5 ही फिल्म हैं जो कि सलील चौधरी की 72 में रिलीज हुई थी। ये जो फिल्में हैं, ये मैंने पहला गाना आपको सुनाया था वो था फिल्म मेरे भैया से। जो दूसरा गाना आपको सुनाया वो अन्नदाता फिल्म से था, नहीं अनोखा दान फिल्म से था। दूसरा अनोखा दान से था। तीसरा गाना जो था वो सबसे बड़ा सुख से था। चौथा गाना अनोखा मिलन से था और पांचवा गाना जो अभी बजा आपको मैंने सुनाया वो आपका अम, अन्नदाता का गाना था। ये हैं फिल्में 5 जो इन्होंने 1972 में जिनकी रिलीज हुई थी। मैं रिलीज कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें से एक फिल्म तो थोड़ी डिलेड थी, दूसरी भी थोड़ी डिलेड थी। खैर, अब आप सोचेंगे कभी कि ये मैंने 1972 की बात क्यों की है। बताऊंगा आपको, वही बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि जो 5 फिल्में हैं इसमें से मेरे भैया जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी, जिसका गाना मैंने आपको सुनाया था पहले। वो सत्यन बोस की डायरेक्शन थी और ताराचंद बरजात्या ने उसको प्रोड्यूस किया था। विजय अरोड़ा और नाजनीन उस फिल्म में थे। नहीं, नाजिमा, नाजनीन नहीं, नाजिमा। विजय अरोड़ा और नाजिमा थे और सुरेश चटवाल। और वो वही वही जैसे राजश्री की टिपिकल फिल्में होती हैं घरेलू टाइप की, वैसी ही फिल्म थी वो। उसके बाद मैंने आपको जो गाना सुनाया था वो सबसे बड़ा सुख का जो गाना है वो है आपका ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। उसमें भी विजय अरोड़ा थे। उसमें रोबी घोष की बहुत प्रोमिनेंट रोल था। कोई मेन मीना राय थी उसमें एज अ लीड विमेन, लेकिन उसमें कोई मेन हीरोइन का रोल नहीं था। और वो फिल्म जो थी वो मतलब उनमें से थी जो फ्राइडे को लगी थी और मैंने फ्राइडे को ही देखी थी और संडे तक वो फिल्म उतर चुकी थी। वो फिल्म थी फिर थिएटर में थी ही नहीं, संडे जा चुकी थी और दोबारा कभी वो फिल्म देखने को मिली ही नहीं मुझको। तो ये, और उसमें एक नितिन मुकेश का भी गाना था। नितिन मुकेश का गाना शायद अवेलेबल भी होगा ऑन यूट्यूब, मगर वो भी एक गाना था। पर मैंने आपको मन्ना डे का गाना सुनाया है। तीसरी फिल्म जो मैंने यूज की है वो अनोखा मिलन नाम की फिल्म है। अनोखा मिलन का भी बस ये एक ही गाना है जो मैंने आपको मन्ना डे का सुनाया है। इसके अलावा कोई और गाना मतलब अवेलेबल नहीं है, या होगा अवेलेबल पर मुझे नहीं एक्सेस में मिला है। अनोखा मिलन का मेरे पास डीवीडी है, मेरे पास घर पे उसकी डीवीडी है। अनोखा मिलन जो है वो पारी नाम की फिल्म बनी थी 66 में, 1966 में। पारी बंगला की फिल्म। प्रणोति घोष थी उसकी हीरोइन और उसमें हीरो थे धर्मेंद्र और उसके साथ उनका गेस्ट रोल था दिलीप कुमार का। ये शायद दिलीप कुमार की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने गेस्ट रोल का पार्ट किया था और बंगला में फिल्म बनी थी। जगन्नाथ चैटर्जी थे शायद इसके डायरेक्टर। और जरासंध की कहानी थी। पता नहीं आप बंगाली लिटरेचर से थोड़े से भी वाकिफ हैं या नहीं, बट जरासंध एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर थे। वो जेलर थे एक्चुअली, वो खुद भी जेलर थे। तो वो जेल बेस्ड स्टोरीज लिखा करते थे और वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो उन्होंने 1952-53 में अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद वो फुल टाइम राइटर बन गए थे। लेकिन जरासंध की कहानी है ये, पारी। और इस कहानी में दिलीप कुमार का बहुत बहुत ही अच्छी एक्टिंग है इस फिल्म में। मतलब इट इज वन ऑफ दोज दिलीप कुमार फिल्म्स की जिसमें आप कह सकते हैं ही हैज रियली एक्टेड वेल। वन ऑफ दोज फिल्म्स। तो ये कभी मौका मिल जाए तो देखिएगा। थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, स्लो है और बोरिंग है, लेकिन बस वही दिलीप कुमार इज वेरी गुड इन इट, तो आपको अच्छा लगेगा फिल्म को देख के। अनोखा मिलन फिल्म का नाम है और उसकी बंगला फिल्म का ओरिजिनल नाम था पारी। तो आप पारी अगर मिल जाए तो वो भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। मैंने दोनों देखी हुई, दोनों देखी हुई है, पर मेरे पास हिंदी वाली अनोखा मिलन की डीवीडी है। फिर मैंने लिया, सॉरी, फिर मैंने लिया अनोखा दान। वो भी एक अनोखा है। अनोखा दान असित सेन की डायरेक्शन थी। एल बी लक्ष्मण की जो फैमिली है उनकी प्रोडक्शन थी। तो उसमें एल बी ठाकुर के नाम पे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर किया गया था और सिनेमेटोग्राफी एल बी मोहन की थी।
तो एल बी मोहन, एल बी ठाकुर और एल बी लक्ष्मण प्रेजेंट्स। तो यस, आई थिंक ही इज अ जेलर इन द फिल्म, यू आर राइट, ही इज अ जेलर। दिलीप कुमार इज अ जेलर। तो ये अनोखा दान, जाहिरा, अर्चना, कबीर बेदी, राकेश पांडे और अनिल धवन भी हैं शायद, या विजय अरोड़ा है, विजय अरोड़ा है। दैट वाज द एंसेम्बल। थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन वैल्यू थी उसकी। कैलकाटा के न्यू थिएटर में मैंने इस फिल्म को देखा था। म्यूजिक वॉज गुड, तो इसलिए मैंने फिल्म को देखा था। और तीसरा पांचवा गाना जो मैंने यूज किया है वो तो पॉपुलर फिल्म है अन्नदाता। आप में कईयों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो वो फिल्म आप ओम प्रकाश के लिए तो जरूर देखिए, बिकॉज ही हैज डन आउटस्टैंडिंग एक्टिंग इन दैट फिल्म। खैर, ओम प्रकाश की है उसमें, वो भी असित सेन की डायरेक्शन है। तो इसमें दो असित सेन की डायरेक्शंस हैं, और वो एल बी लक्ष्मण के नाम से ही प्रोडक्शन बनाई गई है। कमल बोस की फोटोग्राफी है उसमें, जो बिमल रॉय की भी साथ काम कर चुके हैं कमल बोस, और बहुत ही अच्छे सिनेमाटोग्राफर थे। आपको दिखेगा ये सिनेमाटोग्राफी उसकी बहुत अच्छी दिखेगी। खैर, ये आपको मैंने फिल्मों का इंट्रोडक्शन दे दिया, जो 5 फिल्में मैंने आपको बताई हैं इस साल के लिए मैं यूज करूंगा। पहला गाना सुन लेते हैं, जो कि एक्चुअली मैंने मेरे भैया की बात की, तो मेरे भैया का ही गाना है, राजश्री प्रोडक्शंस का। ये एक भजन है। तो पहला गाना प्रभु के नाम से भजन से शुरू करते हैं, फिर इस गाने के बारे में कुछ और भी बताऊंगा आपको। वैसे एक बात और बताऊं आपको, कि जितने भी गाने अभी बजेंगे, ऑल द सॉन्ग्स एक्सेप्ट फॉर वन, जो मैं आपको बता दूंगा, एवरी वन ऑफ देम इज रिटन बाय योगेश। सारे गाने जितने भी आज मैं बजाऊंगा आपको, आई थिंक आई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 18 और 19 सॉन्ग्स हैं, जिसमें 5 बज चुके हैं और बाकी के बजेंगे। जो बज चुके हैं उसमें से भी एक गाना, उसके लिरिसिस्ट का नाम, अनोखा मिलन के लिरिसिस्ट का नाम हनीफ लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन एक्चुअली लिरिसिस्ट है उसका, पर उसका नाम हनीफ लिखा है इसमें क्रेडिट्स में। खैर, बाकी के सब योगेश के गाने हैं, लिविंग असाइड बारिंग वन सॉन्ग। और योगेश योगेश के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। आप इन गानों में नोटिस करिएगा, ही हैज डन सुपर जॉब इन हिज पोइट्री। पहला गाना सुन लेते हैं, आइए, मेरे भैया का, लता मंगेशकर का। फिर आगे बढ़ता हूँ, आइए। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, एक बूंद तेरी दया की जो बरसे, बन जाए पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा, जैसे गंगा की धारा। प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, पावन ये जीवन सारा, जैसे गंगा की हो धारा। पांडे जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सो ब्यूटीफुल इन ऑल एस्पेक्ट्स। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये गाना अभी अभी रोली जी ने ठीक कहा था, 6 साल पहले, 6 साल पहले इसका ओरिजिनल बंगला वाला बना था। सात भाई चंपा जागो रे जागो रे, एक टुकड़ा उसका आपको सुनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, बड़ी, आपने अभी लता का सुना है, बड़ी एक पिक्यूलियर सी एक बात आपको बताता हूँ। ये जो बंगला गाना लता गाती है पहले, जैसे उसने सात भाई चंपा गाया है, जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी, तो उस गाने के अंदर आप नोटिस करिएगा कि जब उसको रिपीट, उसी ट्यून को लता गा रही है हिंदी में, जब उसको रिपीट कर रही है, तो ट्यून तो रिपीट कर ही रही है, उसको ट्यून से वाकिफ है वो। तो जब उस ट्यून को रिपीट कर रही है हिंदी में, शी इज मच मोर कंफर्टेबल, और उसकी डिलीवरी बहुत बेटर हो जाती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल बंगला है तो अच्छा सुनने में लगता होगा, होगा, मगर आप नोटिस करिए इस बात को, अगर आपका दिल करे तो दोनों एक बार फिर सुन लीजिए। बंगला का भी अवेलेबल है टीवी, उसके यूट्यूब के ऊपर, हिंदी तो है ही।
आप सुन के देखिए, आपको ये चीज आप नोटिस करेंगे दैट हाउ लता मंगेशकर बिकम्स कंफर्टेबल विद द ट्यून एंड शी डिलीवर्स इट इन अ डिफरेंट मैनर। और बहुत ही अच्छा काम करती है लता इसके गानों के अंदर। और फिर योगेश के लिरिक्स बहुत अच्छे थे, जो 6 साल पहले, बिल्कुल ठीक कहा, अंडररेटेड थे, बहुत अच्छे लिरिक्सिस्ट हैं। 6 साल पहले जो ये बंगला का गाना आया था सात भाई चंपा, वो इतना पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था कि हम लोग स्कूल में बच्चे जो थे हम सब गाया करते थे उस गाने को। बंगला आती हो या ना आती हो उससे कोई मतलब नहीं था, सब गाते थे इस गाने को। बहुत पॉपुलर गाना था ये। थोड़ा सा टुकड़ा उसका भी सुन लेते हैं, फिर इस पर और बात करूंगा आगे। चलिए कंपेयर करिए लता की डिलीवरी को। সাত ভাই চম্পা জাগো রে ঘুম ঘুম থাকে না ঘুমেরই ঘরে একটি করল বন আমি তোমার আমি সকাল সাঁঝে শত কাজের মাঝে তোমায় ডেকে ডেকে সারা দাও সারা গো সারা ও সাত ভাই চম্পা জাগো রে ঘুম ঘুম থাকে না ঘুমেরই ঘরে একটি করল বন আমি তোমার আমি সকাল সাঁঝে শত কাজের মাঝে তোমায় ডেকে ডেকে সারা দাও সারা গো সারা ও সাত ভাই চম্পা জাগো রে हाँ, ठीक बात है कि मूड का फर्क तो है, क्योंकि पहला गाना जो है वो भजन की तरह बनाया गया है और दूसरा गाना जो है वो पेपी सॉन्ग है, थोड़ा सा फास्ट पेस्ड पेपी सॉन्ग है। लेकिन यस, शारा एंड शाड़ा दूटा ही बोले हो। ठीक बोलते हैं रूप जी, हम लोग भी यही सोचा करते थे जब गाना सुना करते थे, दाओ शाड़ा गो शाड़ा और तुम्हें दिए शारा। वेरी ब्यूटीफुल। एनीवे, एनीवे, वो ठीक है कि मूड का फर्क तो है गानों में, और वो पेपी है थोड़ा सा, और दूसरा थोड़ा ठहराव के साथ गाया हुआ है। अब जब ठहराव के साथ भजन की तरह गाया हुआ है, तो वो लता का जो उसमें असर होना चाहिए था ना, वो 100% लता मंगेशकर ने दिया है। दैट क्रेडिट शुड गो टू हर 100%। शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। और ऑफ कोर्स लिरिक्स तो बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको बताया ना कि सारे गानों के लिरिक्स योगेश के सुनिएगा, बहुत मजा आएगा सुनने का। ही हैज डन वेरी गुड जॉब। खैर, आपको ये मैंने सुनाया राजश्री प्रोडक्शंस के मेरे भैया के गाना, और उसका ओरिजिनल बंगला भी सुनाया आपको, जो कि 6 साल पहले रिलीज हुआ था और बहुत बहुत बड़ा हिट था, बहुत ही पॉपुलर हिट था लता का। लता को क्रेडिट तो खैर, जितने भी आप सलील चौधरी और लता के गाने सुनेंगे, वो आप सुनेंगे कि लता मंगेशकर becomes very comfortable singing Salil Chaudhary tunes. She is always very comfortable and she handles them very, very well. Yes, अभी एक गाना और मैं आपको सुनाता हूँ इसी का, मेरे भैया का, लता और मन्ना डे का गाना। ये बड़ा एक पिक्यूलियर गाना है। वैसे तो गाना जो है ये कोई 7 मिनट का गाना है, मैंने 7 मिनट का गाना नहीं लिया, लगभग 4.5 मिनट का लिया, आपको पूरे 4.5 मिनट सुनाऊंगा मैं। लेकिन इस गाने में पिक्यूलैरिटी ये है कि ये गाना कहीं कहीं पर थोड़ा गजल स्टाइल को टच करता है, और कहीं कहीं पर ये गाना जो है वो मुजरे को टच करता है। तो मुजरे और गजल की जो कॉम्बिनेशन है वो इस गाने में बड़ी अच्छी नजर आती है। ये बस वो टिपिकल कवि और कोठा का गाना है, कि एक कवि है और एक कोठे वाली है, तो उनके आपस की जो बात है उसका गाना है। और योगेश के तो कमाल के लिरिक्स हैं, बड़े कमाल के। दलदल में भी तो खिलता है ना कमल। सुनिए इस गाने को, सुनिए योगेश के लिरिक्स को, मन्ना और लता की आवाज में। बहुत प्यारा गाना है ये भी, अच्छा लगेगा सुन के। याद होगा शायद आप लोगों को, नहीं तो याद आ जाएगा, मगर ध्यान देके सुनिएगा। चलिए गाना स्टार्ट करते हैं। हर शमा ने देखा है अब तक परवाने को महफिल में आते, एक हम है जो हमने देखा है परवाने
तुम्हारी। तुम हमसे नफरत करो चाहे चाहे प्यार करो, मर्जी है तुम्हारी। तुम हमसे नफरत करो चाहे चाहे प्यार करो, दल दल में कमल भी खिलता है, इस बात से मत इनकार करो, मर्जी है तुम्हारी। लिरिक्स तो बहुत ही खूबसूरत है, योगेश ने बहुत कमाल काम किया हुआ। वेल यू नो व्हाट, जितने भी ये इस तरह के गाने होते हैं ना जिसमें कि शायरी की कंपटीशन होती है, या एक फीमेल की कविता है एक मेल की कविता है, वो अल्टीमेटली तो जैसे चारू मित्रा जी ने कहा, वो शमा परवाने के उस गाने के जैसे लगते ही है ना सुनने। वो तो लगता ही है ऐसा, क्योंकि वो शमा परवाना ने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, और बाद में तो सब उसी तरह के लगते हैं। हुसैन भगत राम का तो वो था ही क्रेडिट। बट वॉट एवर इट इज, ये जो गाना है जो आपने सुना है, इसमें मन्ना और लता दोनों का पार्ट है। मन्ना डे कवि का पार्ट कर रहे हैं और लता मंगेशकर मुजरे का गाना गा रही हैं। मनीषा है ऑन स्क्रीन, जो एक्ट्रेस थी मनीषा, और विजय अरोड़ा जो कवि बने हुए हैं, ये वो ऑन स्क्रीन विजय अरोड़ा है। प्यारा गाना है बहुत, कभी यूट्यूब पे पूरा गाना सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। लिरिक्स भी अच्छे हैं और गाना भी बहुत खूबसूरत है। मैंने मेरे भैया के गाने सुनाए आपको, दो यहाँ पर, एक मेडली में, तीन गाने आपको मैंने मेरे भैया के सुनाए। अगली फिल्म पे मैं आ जाता हूँ अब, 1972 की। इसका नाम है अनोखा दान। मैं इस फिल्म के गानों को बजाते समय इन बिटवीन सम टाइम्स मैं आपको 72 का किस्सा सुनाऊंगा, पूरा का पूरा सलील चौधरी का। एंड you'll be surprised to hear what I'm going to tell you today. But keep your belts fastened and I'm going to get to it very soon. अनोखा दान असित सेन की डायरेक्शन थी। अच्छी फिल्म थी, मगर वही टिपिकल जैसी होती है कि वो जो क्या कहा जाए उसको, थोड़ी सी आर्टी आर्टी टाइप की फिल्म है, तो ऐसा ही था ये। सो इट वेंट ऑन लाइक दैट, बट फिल्म वॉज नॉट बैड, इन सॉन्ग्स वर एंजॉयबल। आइए गाने सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको किशोर कुमार का गाना सुनाने वाला हूँ। ये उनका डुएट है सविता चौधरी के साथ। अब इसमें किशोर कुमार ने इस साल 2-3 गाने सविता चौधरी के साथ डुएट के हिसाब से गाए। सविता चौधरी इस गाने में वही काम कर रही हैं जो पिछले कई गानों में लता मंगेशकर भी कर चुकी हैं। इंटरल्यूड में अपना पार्ट प्ले करना सविता चौधरी कर रही हैं, जो कि इसके पहले लता भी बहुत सारे गानों में कर चुकी है। मगर ये किशोर और सविता चौधरी है रेयर कॉम्बिनेशन, और किशोर कुमार बीइंग किशोर कुमार, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो जिस तरह अपने गाने को अपना बना के गाते हैं, ये आपको इस गाने में नजर आएगा। इस गाने को सुनिए। ये जो गाना है फिल्म के अंदर भी आपको टिपिकल, यू कह सकते हैं कि ये बहुत ही टिपिकल सलील चौधरी की ट्यून है। एकदम लगा कि हाँ सलील चौधरी की ये ट्यून है, क्योंकि अंतरे में तो वो 100% उसी तरह की लगती है आपको सुनने में, मगर अच्छी लगती है सुनने में। ये फिल्म के अंदर राकेश पांडे हैं जो गा रहे हैं, और अर्चना है उनके साथ जो फीमेल वॉइस में साथ दे रही है। अर्चना आपको याद होगा बुड्ढा मिल गया की हीरोइन थी, बुला गुप्ता नाम था उनका। तो बुला, और इसमें अर्चना गुप्ता, हेमंत गुप्ता की बेटी थी अर्चना। तो यहाँ पर वो अर्चना है और राकेश पांडे गा रहे हैं। गाना सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, एंजॉय करिए, बहुत ही प्यारा गाना है। आइए। आई घिर घिर सावन की काली काली घटाएं, झूम झूम चली भीगी भीगी हवाएं, ऐसे में मन मेरे कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, चुप न रहो। आई घिर घिर सावन की काली काली घटाएं, झूम झूम चली भीगी भीगी हवाएं, ऐसे में मन मेरे कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, चुप न रहो। गा मा पा गा
मेरे हो। किशोर कुमार इन इज एलिमेंट बेस्ट, है ना? क्या फर्स्ट क्लास आवाज निकालते हैं, मैनली, और अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग एम्फेसिस के साथ प्रोनाउंस करते हैं, जैसा उनका दिल करता है। जो उनका टिपिकल किशोर स्टाइल है वो उसी स्टाइल में गाते हैं। हम लोग जो उन दिनों में बड़े किशोर दीवाने हुआ करते थे, बड़ा मजा आता था इस तरह के गाने सुनकर कि क्या कमाल है ये किशोर कुमार। थैंक यू पांडे जी कि आपने बताया ये पहाड़ी है। और ये रीटा भादुरी नहीं थी, अर्चना थी फिल्म में। रीटा भादुरी इस फिल्म में नहीं थी। अगला गाना भी सुन लेते हैं इसी फिल्म का, अनोखा दान का। ये लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना है। ये, अब मैं आपको बताऊं, ये अकेला ऐसा गाना है जो इस साल में गुलजार के लिरिक्स है। ये गुलजार का लिखा हुआ गाना है। आप गुलजार का लिखा हुआ ये गाना एंजॉय करिए। इसके भी लिरिक्स अच्छे हैं, लेकिन कहीं भी ये लिरिक्स जो हैं वो, आप ये नहीं कह सकते कि ही इज ओवर शेडोइंग योगेश, क्योंकि योगेश ने इस साल इसमें इतना कमाल काम किया हुआ है कि यू विल बी अमेज्ड। आगे भी आप सुनते जाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक गेस किया, मद भरी ये हवाएं। इसको स्क्रीन के ऊपर जाहिरा गा रही है। जाहिरा थी ना जो गैम्बलर में एक्ट्रेस थी, वही जाहिरा इसमें थी। जाहिरा गा रही है, अनिल धवन उसको वॉच कर रहे हैं गाते हुए। तो आइए इस गाने को थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर अगले का पैर आता हूँ। चलिए। मद भरी मद भरी ये हवाएं पास आई, नाम लेकर मुझको ये बुलाए। मद भरी ये हवाएं पास आई, नाम लेकर मुझको ये बुलाए। मद भरी ये हवाएं। जी, आप लोग ठीक नोटिस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नोटिस कर रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू पीपल, ऑल ऑफ यू, कि आप लोग अच्छी बातें ठीक नोटिस करते हैं, कमेंट में लिख भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। बंगाली इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा एविडेंट है, और क्योंकि बंगाली इन्फ्लुएंस एविडेंट है और फिर पहाड़ी है, तो थोड़ा सा एस डी बर्मन टाइप का लगता है सुनने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सलील दा ने बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है, तबला बहुत प्यारा है इसके अंदर। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सलील के गानों में लता मंगेशकर तो खिल के उभर के आती हैं एकदम। इतना वो कमाल का गाती हैं इन गानों को, जितना हमको लगता है कानों में सुनने में इतनी डिफिकल्ट ट्यून्स होती हैं ये परफॉर्म करने के लिए, गाने के लिए, लेकिन लता ऐसा प्यारा इसको उभार के निकालती हैं गानों को। बड़ा मजा आता है सुन के इन गानों को लता के साथ सलील का। और हाँ, गुलजार के लिरिक्स बहुत प्यारे हैं। रातों से कर ली दोस्ती तारों के लिए, बड़ा प्यारे लिरिक्स हैं गुलजार के। खैर, ये आप लोगों ने नोटिस किया ही है। दो गाने और सुनाता हूँ आपको इसी फिल्म के, अनोखा दान फिल्म के। अगला गाना मुके मन्ना डे और लता मंगेशकर का है। नहीं, मन्ना डे का है, मन्ना डे और कोरस का है, लता मंगेशकर नहीं है। यस, यू आर राइट सर। ये मन्ना डे का गाना है कोरस के साथ। इसको भी फिल्म के अंदर राकेश पांडे गा रहे हैं, और राकेश पांडे के साथ भी स्क्रीन के ऊपर भी आपको अर्चना दिखती है इस फिल्म में भी। राकेश पांडे का बड़ा अच्छा रोल था इस फिल्म में। ये टिपिकल टिपिकल मार्चिंग ट्यून है सलील चौधरी की, जो वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, चेकोस्लोवाकिया वगैरह की कंट्रीज से वो उठाते थे, हंगेरियन या इस तरह की ट्यून्स, मार्चिंग ट्यून्स को, उसी तरह का उन्होंने बनाया हुआ गाना। मन्ना डे की आवाज में इस गाने को सुन लेते हैं। ये भी योगेश के लिरिक्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फिर इस गाने को सुन के।
जिंदगी ये सफर, हर मोड़ पर अजनबी है डगर, कल की नहीं है किसी को भी खबर। तो क्यों न हम करे जतन, न हो दुखी किसी का मन, न हो घुटन न हो जलन, न हो कोई सूनापन, न हो घुटन न हो जलन, न हो कोई सूनापन। माना के है जिंदगी ये सफर, न हो जलन। बड़ी टिपिकल मार्चिंग ट्यून है एंड यू आर करेक्ट कि ये बिल्कुल मन्ना डे की आवाज में ही सबसे अच्छी लगती है सुनने में। आपको याद होगा कि ताकत वतन की हमसे है प्रेम पुजारी में भी मन्ना डे नहीं गाया है, वो भी मार्चिंग ट्यून है ना एस डी बर्मन के लिए। हाँ पांडे जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी कोई राग बताएंगे आप या क्या है? हाँ जी, अरूप जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। यू आर राइट सर सुब्रत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इट सीम्स लाइक खमाज। ठीक है, ओके, विल एक्सेप्ट इट एट खमाज। सुब्रत जी, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं अभी आता हूँ और मैं उसी पे बात करूंगा थोड़ी देर के अंदर। और एक गाने का टुकड़ा और सुन लेते हैं और उस गाने के टुकड़े को सुनने के बाद फिर मैं आपसे 1972 और सलील चौधरी पे बात करूंगा। ठीक है, ये किशोर कुमार का ही गाना है, सेम फिल्म का। उतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना कि मैंने आपको आई घिर घिर सुनाया था, उतना पॉपुलर ये गाना नहीं हुआ था। है ये भी किशोर का गाया हुआ गाना। ये फिल्म में कबीर बेदी के ऊपर पिक्चराइज्ड है। कबीर बेदी के ऊपर, कबीर बेदी एकदम क्लीन शेवन यंग कबीर बेदी है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ही जस्ट डिडंट मेक इट एट दैट टाइम बिकॉज व्हाटएवर। बट सुनते हैं इस गाने को भी, दो लाइन सुनते हैं फिर बातें करेंगे, आइए। हमराही मंजिल के आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा आहा। देखो कहीं कोई नहीं, अब जिंदगी हाय रोकर गुजारे, साथी मेरे आजा। हमराही मंजिल के आओ चले मिलके हम आज सारे, आहा आहा आहा। देखो कहीं कोई नहीं, अब जिंदगी हाय रोकर गुजारे, साथी मेरे आजा। शुद्ध भैरवी, शुद्ध भैरवी। देखिए, जब ये गाने हम सुनते हैं ना किशोर कुमार के, और पर्टिकुलरली ऐसे गाने जो कि उन दिनों में हमने सुने थे, हमको बहुत अच्छे लगते थे, बट दे गॉट लॉस्ट, दो सॉन्ग्स गॉट लॉस्ट। तो ये बड़ा दुख होता है सोच के कि ये जो सडन आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फोर्स थी ना, उसने इन गानों को डुबा दिया। हालांकि ये भी किशोर के ही गाने थे तो सारे किशोर के गाने। तो जो किशोर के भक्त थे, जिनको किशोर के क्रेज था, वो सिर्फ आर डी और लक्ष्मीकांत को क्यों सुनते थे? वो इसको क्यों नहीं सुन सकते थे? इतने प्यारे गाए हुए गाने हैं किशोर दा के, और इतना प्यारा कंपोज किया हुआ है सलील चौधरी का। दो गाने और किशोर के सुनाऊंगा अभी आपको आगे, वो भी बहुत प्यारे गाने हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके पहले आइए अपनी कहानी पर आ जाता हूँ कि व्हाई हैव आई चोजन 1972। लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट एंड लेट मी टेल यू द रियल फैक्टर। अब मैं ये जानता हूं कि जितनी बातें मैं करता हूं अपने इन प्रोग्राम्स के अंदर, ये बातों को दूसरे लोग अपने अपने पॉडकास्ट, अपने प्रोग्राम्स में कॉपी करके मेरे को, मेरे अल्फाज को, मेरे वर्ड्स को, मेरे थॉट्स को अपने अपने प्रोग्राम्स में चलाते हैं। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने दो एक जगह सुना भी है। हाँ, फर्क ये है कि वो मुझे क्रेडिट नहीं देते। बट
which they should, because it is my intellectual property. They should be giving me the credit, but they don't. Anyway, 1965 में आपको, चलिए इसके पहले कोई बात नहीं कबीर जी, आप शो ऑफ करते हैं करिए, कम से कम क्रेडिट दे दिया करिए, अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान को इतनी सी तो वो होनी चाहिए। सलील चौधरी ने मुझको ये बात बताई थी कि जो उनका करियर था, बहुत ही पिक्यूलियर और अजीब करियर रहा है सलील चौधरी का। बहुत अजीब कहानी है सलील चौधरी की। बड़ा कभी कभी दिल को दुख भी होता है और अजीब भी लगता है कि ये कैसे, क्या है ये सब। लेकिन आप सुनिए, सलील चौधरी ने मुझे कहा था कि मुझे सिवाय बिमल दा के, जो कि मुझे बॉम्बे लेकर गए थे अपने साथ, बिमल दा के सिवा मुझको शुरू शुरू में किसी ने अपनी फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए इनवाइट नहीं किया। फिर दो चार लोगों ने जिन्होंने इनवाइट किया, वो लोग थे जो लोग की लेफ्टिस्ट थे या कम्युनिस्ट थे या इप्टा से अटैच थे। तो ये जो कम्युनिस्ट और इप्टा से अटैच लोग थे, ये पैसे वैसे तो देते नहीं थे, छोटा छोटा सा मेहनत ताना दे के काम करवाया करते थे। तो वो जिया सरहदी या इस तरह के और जो लोग, दो एक डायरेक्टर्स थे, उन्होंने यूज किया सलील को। सलील को कोई बहुत ज्यादा पैसा मिला नहीं, सिवाय बिमल रॉय की फिल्मों में उसको जो मिलता था उनको मिलता था। फिर उनकी आ गई मधुमती। अब मधुमती उनकी क्योंकि सुपरहिट हो गई, तो मधुमती के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जिंदगी में नॉन कम्युनिस्ट या नॉन कमिटेड प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्में साइन की। एंड ही गॉट सम फिल्म्स इन हिज हैंड, जिसमें चांद और सूरज, पूनम की रात, ऐसी बहुत सारी और फिल्में हैं, आपको पता होगा, अदर देन बिमल रॉय। तो उस वक्त उनकी मार्केट में डिमांड अच्छी हो गई और उनको पैसे मिलने शुरू हुए। तो ये हुआ था आपका सलील चौधरी का शुरू शुरू का इंट्रोडक्शन कि टिल मधुमती व्हाट हैपेंड। ये उन्होंने अपने मुंह से मुझे बताया है कि मधुमती के बाद ही मेरी थोड़ी मार्केट बनी थी और मुझे कुछ फिल्में मिलनी शुरू हुई थी, थैंक्स टू मधुमती। अब आप बीच में कुछ पूछना चाहते हैं कबीर जी? सॉरी सर, अपना पॉइंट आप कंप्लीट कर लीजिए, देन आई आस्क। आपने बिमल रॉय और सलील चौधरी का जिक्र किया, तो एक राजू भारतन की बुक में एक जिक्र इंसिडेंट है, तो वो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था आपसे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अभी क्या हुआ है कि जब सलीलदा के हाथ में कुछ पैसे आने शुरू हुए, तो सलीलदा ने बड़े ताम झाम शौक से एक फिल्म अनाउंस कर दी, जिसको उन्होंने कहा कि मैं प्रोड्यूस भी करूंगा और डायरेक्ट भी करूंगा। तो यस, यू आर करेक्ट, देयर आर गुड सॉन्ग्स। अब वो प्रोड्यूस डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने एक फिल्म सेलेक्ट कर ली, उसमें उनको गीता वाली के डेट्स भी मिल गए। फिर उसमें बलराज साहनी ने भी ओके कर दिया, तो उनको लगा कि अब मेरा काम बन गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी उसको राइट्स खरीद लिए। तो सलील चौधरी ने अपने घर में उसकी लॉन्चिंग पार्टी करी, अपने घर में, अपने फ्लैट में। वो फिल्म थी पिंजरे के पंछी। वो 65 में रिलीज हुई थी। आपको गाने याद होंगे उसके फिल्म के थोड़े बहुत, देखी भी होगी आप लोगों में से कई लोगों ने फिल्म। मेरे पास शायद उसकी भी डीवीडी है। खैर, पिंजरे के पंछी के लॉन्च के लिए उन्होंने एक पार्टी अनाउंस कर दी। इस बारे में बात हम कर चुके हैं डॉक्टर साहब पहले, मधुमती के बारे में और सचिंदा के बारे में, सो इसको दोबारा मत रेज करिए, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन इट लास्ट टाइम। पिंजरे की पंछी की जो पार्टी उनके घर में चल रही थी, तो उसमें खुली शराब वराब पी जा रही थी। अब उसी दिनों में कोई पार्टी के, अपने पार्टी के ही कोई आदमी जो स्टूडियो में भी काम करते थे, वो उनके कमरे, उनके घर में उनकी बैल्कनी में खड़े थे, और वो उन्होंने उनको बैल्कनी पे अपनी वाइफ सविता चौधरी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया। सलील चौधरी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उन्होंने देखा कि सविता चौधरी के साथ वो खड़े हैं। ठीक है, दोनों ड्रंक हो गए, ये हो सकता है, शराब का नशा था, वो भी हो सकता है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने जाके उस आदमी के साथ थोड़ी उनकी झड़प हुई। झड़प झड़प में वो आदमी को धक्का लगा और वो 4th या 5th फ्लोर से नीचे गिर गया और मर गया। अब जब वो मर गया, तो सलील चौधरी के ऊपर मर्डर का केस चल गया। अब मर्डर केस चलने के कारण सलील चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया। अब पिंजरे के पंछी की जो डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन वो पैरोल पे निकल कर किया करते थे। उनको पैरोल मिलती थी, डायरेक्शन करते थे, थोड़ा सा काम करते थे, फिर उनको वापस अंदर कर दिया जाता था। इसी चक्कर में पिंजरे के पंछी बिकेम अ रियली ड्रैग्ड एंड अ बैड फिल्म। वो देखने लगे, उसकी डायरेक्शन भी खराब हो गई, कॉन्टिन्यूटी भी खराब हो गई।
और फिर क्या हुआ कि जो वेस्ट बंगाल की उन दिनों की सरकार थी, उन्होंने कुछ प्रेशर डाला और सलील चौधरी को छुड़वा के कलकत्ते ले आए। तो ये कलकत्ते आके इन्होंने बंगाली गानों में म्यूजिक देना शुरू किया, मगर बॉम्बे से इनका कट गया रिश्ता। 66 में इनकी रिलीज हुई थी चांद और सूरज और पूनम की रात, जो ऑलरेडी पुरानी चल रही बन रही फिल्में थी दोनों। पूनम की रात तो खैर 5 साल पहले से बन रही थी, तो मधुमति के साथ ही वो एकदम लॉन्च हो चुकी थी, मगर एक ऑलमोस्ट 3 4 5 महीने बाद। तो उसके बाद वो रिलीज होती है 66 में, तो इतनी डिले हो गई। खैर, तो इनका बॉम्बे से क्योंकि कट गया, तो हालांकि मधुमति हिट थी और इनको फिल्में मिल रही थी, ही वॉज गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे। सो ही केम टू कैलकाटा, और कैलकाटा में फिर वो बंगाली के कुछ गाने बनाने में लग गए। तो हुआ ये कि वो सारा का सारा गैप हो गया। उस गैप के बीच में इनको अप्रोच करते हैं बी आर चोपड़ा। किस चीज के लिए अप्रोच करते हैं? क्योंकि पहले इन्होंने कानून का म्यूजिक दिया था बी आर चोपड़ा के लिए, जो कि सॉन्गलेस फिल्म थी। उसका सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने बनाया था। अब ये एक और सॉन्गलेस फिल्म बी आर चोपड़ा बना रहे हैं, क्योंकि उसका नाम था इत्तेफाक, 1969 की। तो ये फिर सलील चौधरी के पास पहुंच जाते हैं कि भाई इसका म्यूजिक कंपोज करो। अब मुझे ये नहीं पता रियली कि सलील चौधरी बॉम्बे आए थे कि नहीं आए, लेकिन फिल्म को उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक शायद कलकत्ता में बैठ के ही पूरा कंप्लीट कर दिया था। और ये कहा जाता है कि 3 दिन में उन्होंने पूरा काम कंप्लीट करके चोपड़ा को पकड़ा दिया था। तो ये हो गया 69 का। लेकिन इनके हाथ में कोई फिल्म नहीं थी, कोई फिल्म नहीं थी। फिर क्या होता है? फिर इनको, क्योंकि सलील चौधरी अब इत्तेफाक का बैकग्राउंड दे चुके हैं, तो इन्होंने कुछ अपने मैसेजेस वगैरह दोस्तों को भेजा। तो जो इनका पुराना कैंप था, बिमल रॉय की तो डेथ हो चुकी थी, तो पुराने कैंप में बिमल रॉय के कौन कौन थे? एक थे ऋषिकेश मुखर्जी और दूसरे थे गुलजार। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको आनंद के लिए साइन किया और गुलजार ने इनको साइन किया मेरे अपने के लिए। ये दोनों फिल्में आती हैं 1971 में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 72 की प्रीकसर होती हैं दोनों फिल्में, एक ऋषिकेश मुखर्जी और एक गुलजार। ये दोनों वो थे जो कि बिमल रॉय के साथ, इनके साथ एसोसिएटेड थे पुरानी फिल्मों के टाइम से। दोनों ने इनको हेल्प करने के लिए 2 फिल्में दी, एक आनंद और एक मेरे अपने। दिस इज व्हाट हैपेंड टू हिम इन 1971, एंड देन इन 72 ही इज एबल टू गेट 4 more फिल्म्स। एक तो ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे बड़ा सुख, एक राजश्री की जो सत्यन बोस ने डायरेक्ट की थी मेरे भैया, और 2 फिल्में वो जो कि असित सेन की डायरेक्टेड है, अनोखा दान और अन्नदाता। हाँ, अनोखा मिलन जो थी, जो कि 5th फिल्म है, वो क्योंकि 6 साल पहले बन चुकी थी पारी के नाम से, उसकी सिर्फ डबिंग करवाई गई थी, हिंदी में डबिंग हुई थी। तो वो जब भी डिले होकर रिलीज हुई, वो रिलीज 72 में हुई। उसके पहले जब भी वो कंप्लीट हो गई होगी, वो हो ही गई होगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सलील चौधरी। मगर अब आप देखेंगे कि creative as Salil Chaudhary was, and as a genius that this man was, ठीक। 72 में इनको ये फिल्में मिलती हैं बॉम्बे की, आनंद, और इनको मेरे अपने मिल चुकी है। 73 में इनको सिर्फ एक फिल्म मिलती है फिर से, वो होती है गुलजार की अचानक, जिसमें फिर ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करते हैं। लेकिन दोबारा इनकी हेल्प होने के लिए 74 में इनको बासु चटर्जी और जिंदाल की फिल्म रजनीगंधा मिल जाती है। सो रजनीगंधा मिलने से इनका सितारा फिर ऊपर चढ़ जाता है, और उसके बाद फिर बी आर चोपड़ा इनको हेल्प करते हैं, और छोटी सी बात अगले साल इनको, वो भी बासु चटर्जी की डायरेक्शन में, इनको मिल जाती है। तो ये रजनीगंधा और छोटी सी बात इनको मिलती है 74 और 75। लेकिन 75 के बाद आप कोई भी बड़ी ऐसी फिल्म नहीं बता सकते कि जिसमें सलील चौधरी के गाने आउटस्टैंडिंग। आप 2 4 इधर उधर गाने बता देंगे, जीना यहाँ का ये गाना बहुत अच्छा है, आनंद महल का ये गाना बहुत अच्छा है, इस फिल्म का आप 2 4 5 गाने इधर उधर पिक कर सकते हैं। लेकिन रजनीगंधा या छोटी सी बात के लेवल के हिट इनको और नहीं मिले, ही कुड नॉट डू इट। बासु चटर्जी के बाद साथ भी इन्होंने जो छोटी सी बात के बाद फिल्म की, वो फिल्मों में गाने इनके उतने चले नहीं। बासु चटर्जी मूव्ड टू राजेश रोशन, वी ऑल नो दिस, and he gave very big hits with Rajesh Roshan.
तो ये जो एक सलील चौधरी की बड़ी टिपिकल सी एक, क्या कहा जाए, ट्रेजिक कहानी है ना, ये बड़ा दिल को टच करती है कि इनके क्रिएटिव ईयर्स के अंदर इनको फिल्में मिली नहीं, लोगों ने फिल्में दी नहीं। जब इनका काम अच्छा आया बाजार में, तो somehow the bad luck came over and he had to lose his films and time. And then when he got back again to Bombay, and especially with the Rajnikantha and all these films, Annadatta and these films, he was not able to sustain himself or keep himself up to the market. ये जो लैंडमार्क इनका चेंज होता है ना करियर के अंदर, पिछले सालों से आके अगले साल का चेंज वो 72 में ही दिखता है। इसीलिए मैंने 1972 की ये 5 फिल्में चुनी थी, जो आपको गाने सुना रहा था, ताकि आप उनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट कर सकें कि ये जो क्रिएटिव थी इनकी, सलील चौधरी की, जो इनके अंदर वो तड़प थी, जो प्रेजेंट करना चाहते थे ये, जो इनको मौका नहीं मिल रहा था और मिलना चाहिए था, वो किस तरह से ये अलग अलग मूड्स के गाने बना के इनमें प्रेजेंट कर रहे हैं सलील दा। सलील दा की बात साथ ये बड़ी एक अलग सी टिपिकल ट्रेजेडी होती है। सलील दा से मैंने वो इंसिडेंट के बारे में पूछा था, परोल के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, वो अवॉइड कर गए। उन्होंने कहा कि ना यार, इन सब बारे में बात नहीं करना चाहते। सो ही डिड नॉट टॉक टू मी अबाउट इट। लेकिन ये इन्होंने माना था कि जब मेरे अपने बना रहे थे और गुलजार ने इनको गाना दिया था, और जब इन्होंने गाना कंपोज करके रेडी कर दिया था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यार, तो इन्होंने मुकेश को बुलाया था उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये अब ये गुलजार ने इनको कहा कि नहीं, ये गाना आप किशोर से गुवाइए, किशोर विल बी द बेस्ट टू सिंग। सलील दा हैड नो कॉन्फिडेंस इन किशोर। सलील दा ने कहा नहीं, किशोर ये सब नहीं गा सकता। लेकिन फिर वही 1971 में मेरे अपने का गाना सुपर हिट होता है ना किशोर के आवाज में, और फिर 72 में ये 6-7 गाने दे देते हैं किशोर को, एक के बाद एक। हम सुन ही रहे हैं गाने किशोर दा के गाए हुए, और सब गाने आप सुन रहे हैं सलील दा का, कितना अच्छा गाया हुआ किशोर ने। बट दैट कॉन्फिडेंस इन किशोर गॉट पुश्ड बाय गुलजार, जिसने पुश किया कि नहीं, गाना गुलजार किशोर से ही गवाइए। और वो गवाने के बाद फिर हुआ ये कि इनको लगा कि हाँ, किशोर गा सकता है मेरे गाने। सो ही हैड ऑल दीज सॉन्ग्स। बिल्कुल, संगत वाज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, कोई डाउट नहीं है इसमें। मगर आप वही बात है कि आप 2-2 4-4 इधर उधर गाने उठा के बताएंगे, आप पूरी फिल्म बता ही नहीं सकते जिसमें इनके बहुत अच्छे गाने आए हों उसके बाद। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना? कितनी बड़ी ट्रेजेडी है देखिए सलील चौधरी की लाइफ की। बड़ा दुख होता है इस बात को सोचकर और उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर। अब आप देखेंगे बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स मेरी इस कहानी को इधर उधर घुमा घुमा के लगाएंगे और सुनाएंगे लोगों को, और बताएंगे देखिए कोई क्रेडिट देता है कि नहीं देता, वो देखा जाएगा। आइए अगले गाने पे आ जाते हैं, जो कि बड़ा बहुत ही फेवरेट, हम सबका फेवरेट गाना था और लोगों को बड़ा पॉपुलर था उन दिनों में। ये ये भी बंगला में पहले बन चुका था, ये आप सब सुन चुके हैं गाने को। अन्नदाता का गाना है, निसी दिन मेरा जुल्मी सजन। लेकिन गाने से पहले कबीर जी, आप क्या पूछना चाहते थे? अब आप पूछ लीजिए मेरे से। सॉरी, आई डेंट मीन टू ब्रेक योर फ्लो पीयूष जी। आपने बिमल दा और सलील जी की बात करी, तो मेरे को जो याद आ रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, पार्डन मी फॉर दैट, राजू भारद्वाज जी की जो मेलोडी लेन, शायद उसमें जिक्र है कि बिमल दा यूज्ड टू कॉल, आई थिंक आई हैव लॉस्ट कनेक्शन, आई डोंट नो इफ कोई बात यू कैन नहीं कोई बात हियर नहीं, मी। ध्यान आ जाए तो बता दीजिएगा। वैसे राजू भारतन मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, कोट करें या ना करें, आई हैव नो ट्रस्ट इन दैट मैन, ही इज अ गॉसिप मॉन्गर। तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। निसी दिन मेरा जुल्मी सजन, ठीक है। ये वही बात है कि पहले बंगला में बन गया था, ठीक, बंगला का गाना सुपर हिट था, और उसके बाद हिंदी का बना, और हिंदी में फिर वही बात। चलिए आपको एक लाइन बंगला की भी सुना ही दूंगा बाद में, लेकिन फिर वही बात। आप देखिए, लता वॉज सो कंफर्टेबल व्हेन शी रिपीट्स द सेम ट्यून इन हिंदी। इन बंगला शी डज अ सुपर जॉब, बट व्हेन शी रिपीट्स द सेम ट्यून इन हिंदी शी डज अ मार्वलेस जॉब। अब ये निसी दिन एक ऐसा जी शुरू, आपने ठीक कहा,
निस्सिदिन एक ऐसा गाना है जिसको कि गाना, मेरे को लगता है आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो कम से कम 30-40 डिफरेंट सिंगर्स मिल जाएंगे आपको जिन्होंने इस गाने को गाया हुआ, अपने अपने तरीके से गाया हुआ गाने। एक भी सुनने लायक नहीं है, आई एम सॉरी, एक भी सुनने लायक नहीं है। नोबडी कैन कम क्लोज टू लता, नोबडी कैन कम क्लोज टू लता। और लता इसको इतना अच्छा परफॉर्म करती है, निस्सिदिन को। अन्नदाता फिल्म का गान, असित सेन ने इसको डायरेक्ट किया था, एलवी लक्ष्मण की फिल्म थी, ओम प्रकाश, जया भादुरी, अनिल धवन। ठीक, आइए इस गाने को सुनते हैं, पहले हिंदी वाले को, फिर थोड़ा सा टुकड़ा बंगाली सुनाऊंगा जस्ट कंपैरिजन के लिए। चलिए इसको सुनते हैं, आइए। जिया लागे ना तेरे बिना, जैसे प्रीतम हाय। चांदनी बिना रात ना भाए। निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जल बैरमन सुलगे बदन आग सी लग जाए, हाँ निस दिन मेरा जुल्मी सजन ऐसी पत्तियां बनाए, हाँ जल बैरमन सुलगे बदन आग सी लग जाए, हाँ सजन ऐसी ठीक नोटिस किया आपने, करेक्ट, गिरे अखियों से जल करे ऐसे हलचल, है ना, क्या कमाल है ना। और इसमें पांडे जी, मजे की बात तो ये है कि ये प्री सेट ट्यून है जिस पर बंगला गाना बना हुआ है। वो बंगला गाना निस्सिदिन ही बना है, ये निस्सिदिन ही बनेगा। लेकिन उस पर भी योगेश जो अपने लिरिक्स बैठा के खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, क्या कमाल किया है ना योगेश ने यहाँ पर। कितना अच्छा लगता है सुन के कि या ये क्या कवि थे योगेश भी ऐसे, बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में। तो ये लता मंगेशकर का, यस वेरी क्रेडिबल, ये लता मंगेशकर का वो गाना है जो उसने निस्सिदिन अपने बंगला गाने से गाया था। ठीक, और इस गाने का बंगला वर्जन भी सुनते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जो मैं कहता हूं आपसे कि इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बंगला के गाना गाने के बाद जब उसका अपना फेमिलियरिटी हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, तो हिंदी की उसकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। उनमें फर्क हो जाता है थोड़ा सा, आपको उनमें उनके भार में फर्क नजर आएगा कि कितना वेटी है। अब वो लता मंगेशकर जो गा रही है हिंदी में, इतना कमाल गा रही है। दो लाइन आइए बंगला की सुन लेते हैं, फिर मैं इस पर आपके आगे और बात करूँ। মনো লাগে না তুমি বিনা, মোর জীবন যেন চাঁদিনী বিহীন রজনী নিশ দিন বাজে স্মরণের বিন সেজে তুমি বিন জানে না। নিশ দিন বাজে স্মরণের বিন সেজে তুমি বিন জানে না। গুন 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 করুন সে গুন গুন বিরোধী মানে না। है ना वही बात। यस, ये लिटिल बिट फास्टर बीट है, और वो हिंदी में उसको थोड़ा सा कंट्रोल बीट रखते हैं। लेकिन वही बात है कि लता उसमें इतना कंफर्टेबल हो जाती है गाने में, उस गाने को, कि बड़ा मजा आता है सुनने में, बड़ा मजा आता है लता को सुनने। बट वही बात है कि लता एंड सलील चौधरी और स्पेशल ब्लेंड, और वो स्पेशल ब्लेंड को ही हम एंजॉय करते हैं। हम और गाना सुनेंगे लता का भी और सलील का, और उसमें देखेंगे फिर यही बात। लेकिन अगला गाने पे मैं आ जाता हूँ, फिर वही बात, किशोर कुमार। किशोर कुमार का कॉन्फिडेंस, अन्नदाता का वो गाना जो कि बहुत ही पॉपुलर था,
बहुत पॉपुलर था। अब इसमें मजे की बात यह है कि इसका ओरिजिनल जो था बंगला का, वो श्यामल मित्रा ने गाया हुआ है। और श्यामल मित्रा का गाना भी आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन किशोर जो है ना, वो तो बस अपनी डिलीवरी को अपने स्टाइल से करके, अपने वर्ड्स को अपने स्टाइल से करके ना, वो अपने गाने को अपना बना देते हैं कि जो मेरा गाना है वो मेरा ही है, वो कोई और नहीं गा सकता। ये उनके अंदर जो खूबी थी ना किशोरदा के अंदर, ये कमाल था उनका। सो उस कमाल को एंजॉय करते हैं, आइए। और ये बाइसिकल गाना कहा जाता था अनिल धवन का उन दिनों में। इसको सुनते हैं, बहुत ही पॉपुलर गाना है किशोर कुमार का। एंजॉय, वेरी वेरी लवली सॉन्ग, आइए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, ये सिलसिले तब से चले, ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। जी, स्केल चेंज करना तो सलील चौधरी की खूबी थी। वो तो ऐसे ही गाने बनाया करते थे जो कि वो सुनने में आपको अच्छे लगते थे। किशोर कुमार, शुभ्रतदा ने एक पॉइंट निकाला है यहाँ पर, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये मैंने सलीलदा से बात की थी। सलीलदा ने मुझे कहा था कि बंगला में ही बात करते थे हम और सलीलदा आपस में। सलीलदा ने मुझे कहा था कि मेरे जो हिंदी कॉम्पोजिशंस हैं, दो की दोनों होते हैं, हिंदी बंगला दोनों के गाने बनते हैं, और आपको हिंदी वाले अच्छे लगते हैं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। उनका कहना था, उनका कहना था कि तुमको हिंदी कॉम्पोजिशन सुन के अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जब हिंदी फिल्म के लिए मैं गाना रिकॉर्ड करता था तो मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूजिशियंस एंड रिसोर्सेज बेटर होते थे। तो क्योंकि बंगला के गाने में क्या होता था कि रिकॉर्डिंग में मेरे को 2 या 3 म्यूजिशियन मिलते थे, उन्हीं के साथ हम काम करते थे। रिकॉर्डिंग का भी कोई बहुत हाई क्वालिटी होती नहीं थी उन दिनों में। लेकिन जब हिंदी फिल्म के लिए करते थे तो बॉम्बे के स्टूडियोज में मुझको म्यूजिशियंस भी ज्यादा अवेलेबल होते थे, एंड ऑल्सो वी हैड द लग्जरी ऑफ हैविंग बेटर रिकॉर्डिंग्स। तो इसी के लिए तुमको वो गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं जो कि हिंदी फिल्म में यूज किए गए हैं। मेरी तो एक ही धुन है, ये उनका कहना था। अब इसको आप सपोर्ट करें ना सपोर्ट करें, शुरुतः आपने बिल्कुल ठीक कहा पॉइंट को। अच्छा किया आपने इस बात को कहा, मुझको याद आ गई ये बात। लेकिन आप इसको ट्रस्ट करें ना ट्रस्ट करें, मैं तो आपको लता मंगेशकर का कंपैरिजन सुना रहा था कि लता मंगेशकर के अपने गाए हुए गानों में देख लीजिए कि उसका इम्पैक्ट कितना अलग है जब वो हिंदी में गाती है। तो खैर, हाँ बोलिए बोलिए कबीर जी, आप क्या कहना चाहते सर, मेरा बड़ा टाइम से क्वेश्चन था जो आपने शायद आंसर कर दिया अभी, कि जैसे पंचम के भी पूजा वाले गाने अगर आप सुनो जो कलकत्ते में रिकॉर्ड होते थे शायद, या बर्मन दादा के सुनो, तो उनमें जो ऑर्केस्ट्रेशन है इज नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज आई थिंक द सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन बॉम्बे. So I think you've answered that question. So maybe that is the reason why. हैं? दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द मेन रीजन। और तो कोई रीजन हो नहीं सकता ना इसके पीछे। और वो रिकॉर्डेड बॉम्बे में हो या कैलकाटा में, उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो Okay. एचएमवी ही करवाती थी और उनका बजट छोटा होता था, बिकॉज दे वर Ah, प्राइवेट okay. सॉन्ग्स, कोई प्रोड्यूसर तो पे कर नहीं रहा उसको। Got it. Got it. इसीलिए बजट यूज भी। अरूप जी कहिए, आप क्या कहेंगे? Thank you. जी, for this particular song, I attended a session with Pandit Ronu Majumdar, हम्म। and he used to talk about when he spoke about this particular song, he was telling about Kishore Kumar के वो जो आ गुजर जाए दिन, वो जो क्या करना, that was never Salil Chaudhary's direction, but it was Kishore Kumar's बात? वो चीज करना, एड ऑन, and एड only ऑन। he could have pulled it off.
only he could have pulled it off. But आग गुजर वो जो करना था मतलब it actually comes naturally to that singer, I guess. So that's आई what I गेस had सो। to say. ठीक बोल रहे हैं रूप जी आप, ये बिल्कुल किशोर की अपनी इनपुट्स तो हमेशा होती थी ना, ऑलवेज। आपने ठीक कहा रूप जी, बिल्कुल। ये किशोर कुमार और सलील चौधरी के गाने, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों में, वो किशोर कुमार के फैंस में भी, वो आरडी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गानों के रश के बीच में इतने प्यारे प्यारे दूसरे गाने दब गए हैं कि क्या कहा जा सके उनको। एंड दे आर सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ किशोर। इफ यू आर अ किशोर फैन, यू शुड बी लिसनिंग टू ऑल दीज सॉन्ग्स। तो सब में किशोर बहुत अच्छे हैं, क्यों नहीं सुनेंगे आप। लेकिन मैंने अब तक आपको गाने सुनाए हैं मन्ना डे के, लता मंगेशकर के, किशोर कुमार के, सविता चटर्जी के, सविता चौधरी के। ये सारे गाने मैंने आपको सुनाए हैं, और आगे भी मैं आपको किशोर, सविता और लता का ही गाना सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले अब मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो कि मुकेश की आवाज में है। और ये गाना फिल्म के अंदर अनिल धवन गा रहे हैं, योगेश के लिरिक्स हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत ही खूबसूरत। आप कहेंगे कि मुकेश को तो हमेशा इजी और सिंपल धुनें मिला करती थी क्योंकि वो सिंपल ही गाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इस धुन को सुनिए, आपको इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऊपर नीचे सब सुनाई देगा। और जब सब सुनाई देगा आपको, तो आप कहेंगे कि मुकेश हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब इन दिस सॉन्ग। और बड़ा दिल को छूने वाला असर है इस गाने का। फिर वही बात, मुकेश के सिवाय कोई ये गाना अदा कर ही ना पाता, कर ही ना पाता। आइए सुनते हैं योगेश का लिखा हुआ, मुकेश का गाना नैन हमारे साथ सवारे। बहुत प्यारा गाना है, आइए सुनते हैं। नैन हमारे सांझ सतारे, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ, कोई जाने ना यहाँ। देखिए, जो मुकेश की जिंदगी की सच्चाई है ना, कि किसी भी ऐसी फिल्म में जिसमें 5-6 गाने हुआ करते थे, उसमें एक मुकेश का गाना होता था और वो हिट हो जाता था। ये उसकी जिंदगी की सच्चाई है। कितने भी गाने दूसरे सिंगर्स गा रहे हो, एक गाना मुकेश गाता था और वो गाना सुपर हिट हो जाता था। अब जो मैं आज आपको प्रोग्राम सुना रहा हूँ, इसमें भी वो एक गाना मुकेश का है, और वो दिल के अंदर उतर गया है एकदम। इतना प्यारा लगता है, वो लगता है कि हाँ वो हिट हो गया। इस मेरे सारे प्रोग्राम के अंदर वो मुकेश का गाना सुपर हिट हो गया। ऐसा ही होता था ना मुकेश के साथ। क्या असर है ना मुकेश के अंदर। ही वॉज सो इफेक्टिव इन द वे ही sang his सॉन्ग्स। और अगर उनको सुर जो थोड़ा सा बैठ जाए ना उनके साथ, फिर तो मजा आ जाता था उनको सुनने का। और सलील हैज ऑलवेज डन गुड जॉब विद मुकेश, ऑलवेज। सलील के बहुत फेवरेट थे मुकेश, और वो गवाते भी बहुत अच्छा थे। और ये नहीं है कि वो सब बहुत सिंपल सिंपल ट्यून्स है। आप लोग सोचते हैं सिंपल ट्यून्स है, मगर when you perform it, you will come to know they are not simple tunes. They are complicated tunes, but Mukesh managed them very well. Actually, this was Mukesh's का क्रेडिट था उसका, कि वो गाने को गाने के बाद आपके कानों को सिंपल लगता है सुनने। ये मुकेश का क्रेडिट था कि वो कॉम्प्लिकेटेड ट्यून को भी गाते थे तो लगता था बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो सिंपली एकदम आपके दिल तक उतर जाती है उनकी आवाज। ये हमने आपको नैन हमारे सुनाया था। योगेश के बहुत प्यारे लिरिक्स हैं, वेरी वेल रिटन लिरिक्स, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसका एक लिंगरिंग इफेक्ट आपके ऊपर बहुत देर तक बना रहेगा इस गाने का, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब दो गाने और बाकी हैं मेरे पास।
फिर वापस आ जाऊंगा मैं सविता चौधरी और किशोर कुमार के ऊपर, जो कि फिल्म के अंदर गोपी कृष्ण और मधुमति के ऊपर पिक्चराइज गाना है। थोड़ा सा एग्जॉटिक सेडक्टिव डांस था उनका। मुझे जरा अजीब लगा था देख के कि ये सिद सेन जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं उसमें इस तरह का डांस इन्होंने क्यों ले लिया था। बट आई गेस दैट इज बिकॉज ही वांटेड टू प्रेजेंट कि जो डल लोग होते हैं, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि फिल्म में आनंद भवन भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और क्या कहा जाए, उनको जया भादुरी भी नहीं एक्सप्रेस कर पाती। तो जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उनके लिए थोड़ा सा आउटरेज या थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। शायद यही रीजन है कि वो इस चीज को दिखाते हैं कि थोड़ा सा ओवर सेडक्टिव सजेशन जब मिलता है तो एक पुश की तरह काम करता है, कि हो सकता है अब आपने इतना कुछ इकट्ठे देख लिया, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या शादी करना चाहता हूँ। आई गेस दिस वॉज द ओनली वे आई इंटरप्रेटेड इन द असित सेन फिल्म। हालांकि फिल्म मैंने बहुत दिन पहले देखी थी, बहुत साल पहले। पर आइए सुनते हैं, मेरा बहुत फेवरेट गाना था उन दिनों, चंपावती तू आजा। तो सविता चौधरी और किशोर कुमार का बड़ा अगेन वेरी ऑड डुएट, and let us listen to this lovely song before I come to the crown of my program today, that is the last song. आइए इसको सुनते हैं, चंपावती को, किशोर एंड सविता चौधरी। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती। ये बिल्कुल मधुमति और गोपी कृष्ण के ऊपर ये पिक्चराइज है गाना। एक्चुअली व्हेन दिस सॉन्ग वाज पिक्चराइज दे वर ऑलरेडी मैरिड, तो वो हस्बैंड वाइफ थे उन दिनों में जब ये गाना पिक्चराइज हुआ था उनके ऊपर। और अरूप दा, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट कर रहे हैं कि ये बर्मन दा के गानों के टुकड़ों की इसमें झलक सुनाई देती है। लेकिन ये तो सुनती ही है ना, क्या किया जाए उसको। या तो वो अवॉइड तो कर नहीं पाते थे, दादा बर्मन के इन्फ्लुएंस को तो कोई भी अवॉइड नहीं कर पाता था। ना हेमंत दा कर पाते थे, ना सलील चौधरी, ना नचिकेता घोष, और ना ही सुधीन दास गुप्ता। कोई भी उनको अवॉइड नहीं कर पाते थे जो बर्मन दा का इन्फ्लुएंस था। कहीं ना कहीं छोटा छोटा सुनाई दे ही जाता था। दैट वाज द ग्रेटनेस दैट एस डी बर्मन हैड। व्हाट टू से अबाउट दैट। लेकिन ये जो गाना आपने सुना है ना अभी, ये बहुत ही यूनिक टाइप का गाना है। क्योंकि वैसे तो आपको ये लगेगा नहीं कि सलील चौधरी की ट्यून है ये, थोड़ी उससे हट के लगेगी आपको, क्योंकि सलील चौधरी गाने ऐसे होते नहीं है। और किशोर के भी गानों में से आपको ये थोड़ा हट के लगेगा कि ये किशोर का गाना है, लेकिन जरा अलग टाइप का है। हाउ ही हैज परफॉर्म्ड इन दिस सॉन्ग, ये सच है कि सविता चौधरी गा रही हैं और इस गाने को उन्होंने अच्छा निभाया है। शी हैज डन अ गुड जॉब, यू कांट हैव कंप्लेंट्स। तो जो भी गाने का उनका रेंज था, मगर शी हैज डन अ गुड जॉब। लेकिन प्रोमिनेंस तो किशोर की ही है ना गाने में, हर तरह से प्रोमिनेंस किशोर की है। और किशोर अपने काम को तो बहुत यूनिक फैंटास्टिक तरीके से प्रेजेंट करते ही हैं इस गाने में। हाँ रूपदा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक ये फिल्म में बहुत अहम गाना था, सीरियसली, बिकॉज वो टाइम पे अनिल दमन एंड जया भादुरी वर, वो जो रिलेशनशिप उन लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, दे नीडेड दैट
that eroticness or whatever, वो जो जोन पैदा करना था, वो वहां पर पैदा हुआ फिल्म में. And that is when, like, they were already feeling close and whatever, but it was a very platonic kind of a space. और ये थोड़ा एक, it needed that push, needed that impetus, that relationship, and that is why I felt that the song in the film was very relevant. That's what I felt. Thanks. ठीक बात है, बिल्कुल मैंने मैंने यही कहा था अभी आपसे थोड़ी देर पहले। बिल्कुल ठीक बात है, ये मेरे को भी यही लगा था इस फिल्म के अंदर कि ये गाना, वैसे तो कभी कभी लगता है कि ये क्यों ऐसा गाना ले लिया इस गाने फिल्म के अंदर इतना ज्यादा, लेकिन ये यही है। तो ये इनका गाना आपने सुना, किशोरदा का और सलील चौधरी का। मैं इसके पहले कि अपने लास्ट गाने पर आ जाऊं, जो कि आप सब जानते हैं गाने को, लता मंगेशकर का गाया हुआ रातों के साए घने, मेरा वो वन ऑफ क्या नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एवर सॉन्ग्स क्रिएटेड बाय सलील एंड लता है, एवर। इतना मेरे को उसके गाने से मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं आपको। ये जो इसका भी बंगला गाना था ना, वो भी लता मंगेशकर ने ही गाया हुआ है। इसका बंगला गाना भी लता मंगेशकर ने ही गाया। तो लता ने इसको बंगला में पहले गाया था और गाने के बाद फिर ये इसके अंदर ले लिया गया था हिंदी के। अब इसमें मैं दो चार बातें करना चाहता हूँ। मैं बंगला का रिकॉर्ड मैंने निकाला नहीं है आपको सुनाने के लिए, लेकिन ये सच है कि इसके एक साल पहले आनंद में भी उन्होंने गाना दिया था, जिया लागे ना, लता मंगेशकर ने। और मेरे अपने में भी दिया था उन्होंने, रोज अकेली आए या कौन सा है वो गाना, तो वो गाना उन्होंने उसमें दिया था लता मंगेशकर को। तो ये जो लता मंगेशकर के साथ उनका रीट्यूनिंग वापस हो गया था ना, ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रीट्यूनिंग हो गया था। बिकॉज कहीं पर वो 1963-64 के बाद एक जिया लागे ना, कहीं ना वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है दोनों के बीच में, लता और सलील के गानों के बीच में। तो वो चीज जो है वापस हमको स्टैब्लिश करने को मिल जाती है आनंद में भी और मेरे अपने में भी। और फिर अब यहाँ आकर तो वो एकदम चमकने लग जाती है। अब ये जो गाना है ना, रातों के साए घने, ठीक है, ये थोड़ा सा उस तरह का गाना है, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर टाइप का गाना, क्योंकि वो यही इसके लिरिक्स कहते हैं, जितना भी अंधेरा घना हो अ, सुबह तो आएगी ही आएगी। गाने के अंदर मजा ये है कि इसकी इतनी डिफिकल्ट ट्यून है, गाने में इसको इतना ज्यादा डिफिकल्टी होगी कि अगेन वही बात कि कई आपको वर्जन्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, एक वर्जन भी लता के बराबर नहीं उतरता, गा ही नहीं पाते उस तरह से। हाँ ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चॉपिन के उस पर बेस्ड है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के साथ, लेकिन एड ऑन्स तो हैं उसमें सलील के अपने, उन्होंने अपना भी एड ऑन किया वो उस गाने के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये गाना सुनेंगे, एक तो हर अंतरे को योगेश जब से शुरू करते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, तो हर अंतरे को वो जब से शुरू करते हैं। लेकिन आप जब इस गाने को सुनेंगे तो पहले मुखड़े के बाद अंतरे के बीच में कोई भी इंटरल्यूड म्यूजिक नहीं है, ठीक, तो स्ट्रेट वे अंतरे पे आ जाती है। और सेकंड फर्स्ट अंतरे के बाद सेकंड अंतरे के बीच में इंटरल्यूड म्यूजिक है। लेकिन थर्ड अंतरा जब शुरू होता है ना, तो थर्ड अंतरे के बीच में इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ लता मंगेशकर की हमिंग स्टार्ट हो जाती है ना, हमिंग करती है। अब जब वो हमिंग शुरू करती है तो हमिंग के साथ साथ कोरस भी आ जाता है। इसके पहले इस गाने में कोरस नहीं है, कोरस यहां से आगे शुरू हो जाता है। और जब वो उसको आ जाती है रातों के साए घने पर बाद में, मतलब अपना अंतरा खत्म करने के बाद फिर मुखड़े पे आ जाती है, तो अब उसके पास मुखड़े में भी कोरस है, इसके पहले उसके पास कोरस नहीं था। तो आपको जो इसका इफेक्ट लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये अकेली अपनी दुहाई या अपना जो भी मेंटल स्टेटस है उसको बयां कर रही थी, लेकिन अब यूं लगता है कि सारे नजारे सारे कायनात इसके साथ मिल गए हैं, सारा का सारा एटमॉस्फेयर जुड़ गया है इसके साथ, कि लता के साथ वो भी अब, या यूं कहा जाए कि फिल्म की हीरोइन जया के साथ
वो भी अब अपनी तरह से इस गुहार को लगा रहे हैं जो लता इस गाने में लगाती है। कितना अच्छा असर है इसका, इस कोरस को उस तरह से जोड़ने का जो असर इफेक्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और वो किस तरह से एक इंटरल्यूड देते हैं और दूसरे इंटरल्यूड में हमिंग पे आ जाते हैं, और हमिंग इतनी खूबसूरत है। ये गाने को सुनकर मैं आपको क्या बताऊं, आपको यूं लगेगा कि दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स दैट यू कैन हियर लिसन टू इट मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ये इतना खूबसूरत गाना बनाया है सलिंदा ने, और लता तो कमाल करती है। मैंने सलिंदा को पूछा था कि सलिंदा, ये आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट ट्यून क्यों बनाई है इस गाने की? तो सलिंदा ने बड़े हंसते हुए कहा था कि आई वांटेड टू प्रेजेंट ए चैलेंज टू लता। बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा, आई जस्ट वांटेड टू प्रेजेंट ए चैलेंज टू लता। फिर वो कहते हैं कि बट मैं हार गया, क्योंकि लता ने मेरे को दिखा दिया कि मैं, तुम जो भी बनाओगे मैं गा सकती हूँ। तो मैंने उनके डिफिकल्ट टेस्टिंग के लिए बनाया था कि उनको मैं दिखाऊं प्रेजेंट करके कि मैं कितनी डिफिकल्ट धुन बनाता हूँ। बट लता ने इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया इस गाने को। खैर, धुन ही ऐसी है, मैं तो दीवाना हो जाता हूँ इस गाने को सुनकर। आइए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करिए पूरे गाने को, बड़े डीपली इसको एंजॉय करिए, और वो जो कोरस के इफेक्ट्स हैं उसको सुनिए, और देखिए कि आप भी यही फील करते हैं कि नहीं करते, कि गाने के एंड तक जाते जाते यूं लगता है कि चांद तारे रात सब उसके साथ गाने लग गए हैं, उसी इमोशन के साथ जो इमोशन वो प्रेजेंट करती है। आइए गाना सुनते हैं, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग। रातों के साए घने जब बोझ दिल पर बने, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, ना तो जले बाती ना हो कोई साथी, फिर भी ना डर अगर बुझे दिए शहर तो है तेरे लिए। तो लोअर नोट्स, अपर नोट्स, मीडियम नोट्स, क्या लता ने परफॉर्म किया है ना इस गाने को। कितना मुश्किल बना सकते थे सलिंदा, और इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस की है लता ने, क्या कहा था इसका। चलिए, मैंने अपना शो प्रेजेंट किया है, आपको बताया 72 क्यों एक इम्पोर्टेंट ईयर था, और मैंने आपको बताया सलिंदा की जिंदगी की ट्रेजेडीज क्या रही हैं। एंड नो डाउट वी लव हिज म्यूजिक, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मेरे जैसा आदमी जो कि उनके बंगला गाने भी सुनता है और मलयालम गाने भी सुनता है, तो मुझे तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं सुनता ही हूँ उनके म्यूजिक को। खैर, कमेंट्स लेते हैं और फिर मैं और बात करूंगा आप लोगों के साथ। ज्योति जी, आप पूछिए या कहना, क्या कहिए, क्या कहना चाहती हैं ज्योति जी? Good evening, Piyush ji. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Acha, I'm really sometimes, I mean, after I've joining your shows and I've seen your YouTube channels also now, I've checked your previous this. I'm amazed with the topic that you pick up, which is very unique. Salilda bola, so people pick up on Rajnigandha and Choti Si Baat and Anand and all that. You started with a medley of songs of his movies, which I will not say come heard, but it is not that very, very popular movies, And you spoke about them, and then you turned into, and then you came to this Annadatta, which I feel is the pinnacle of his music, where he's put everything in his music across. It's just amazing. Thank you so much, Piyush ji. It's wonderful to listen to you whenever you start on any topic.
So today also is something where you enthralled me in listening to you totally. And like you said, for this last song, I didn't even comment anything because I was so lost into the song, you know, because this song is like beyond capacity. I mean, I don't know what to say. There's nothing else I can say. So once again, I'll say thank you very much. And a small thing that I wanted to say, that when you said that आपके विचार सब लोग pick up करके अपने विचार करके डालते, ये तो अभी एक common सी बात हो गई है. Because मुझे भी पता है, because I am a writer. I've written books and all, and which are there and all. और मेरे thoughts मैं Facebook पे डालती हूँ. I go and see people putting it across everywhere. Instagram पे भी जाके कोई लिखता है, पर credit देता नहीं है. But that's life, I feel, you know. So we have to live with it. So thank you once again, Piyush ji. Thank you for this lovely, wonderful show on Salilda. Thank you, Jyoti ji. Thank you so much. Thank you so much. You see, I try my best to give out the facts only, the one I know and the one I can talk about. I pick out the programs that I want to present where I can add something from myself and leave it for posterity, for people to in future know what the facts were. Because मैं जानता हूँ कि इतना डिस्टॉर्शन चल रहा है हर जगह, इतना झूठ फैलाया जाता है, गप्पे फैलाई जाती हैं, कि उसके बीच में सच को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है. तो ये बहुत जरूरी था कि मैं इस चीज को इस तरह प्रेजेंट करूं. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं तो वही प्रोग्राम प्रेजेंट करता हूं जो मेरे दिल के पास होता है और जिसमें मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर पाता हूं. मुझे पता था कि सलीला का जो एंगल मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं या दिखाने वाला हूं आज के प्रोग्राम में, वो सलीला का एंगल किसी ने कभी टच भी नहीं किया. Nobody has ever even mentioned it or thought about it. But I know about Yes, it. true. Yes, true. Very true. But I know about it and I can vouch for it as a fact. So I'm talking to you about what is the reality and what happened. And not that you and I can change the past in any way, but ये reality है और मैं वही present करता हूँ आपके सामने. तो आप Actually, लोगों to tell ने you a fact, I was not aware of his that part of his where his that murder, this and all. I was absolutely not aware of it. Huh? ठीक है, Surprising, right? I didn't know about this at all. most of the people don't know about that. That is all right. Yeah, I really didn't know, because I always see, for me now, I don't get into all these type of things. You know what is actually, I really look at a creative person as a creative person. कि वो क्या दे रहा है मुझे, that's it. उसकी personal जिंदगी में क्या हो रहा है, you know, I don't actually go into the depth. It's good listening. It was so nice of you to put it. Why you put it also, it was very good. You know, so thank you for that also. देखिए, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता कि what was the problem or what was the mess. All I want to tell you was about the career of Salil Chaudhary. Correct. That how did the poor fellow suffer because of whatever happened in his life, and he's lost the contracts at that time. And then he had to come back in this manner, where again he could not retain his success for a very long time. See, this is the tragedy of this man, Salil Chaudhary. Absolute tragedy. Tragedy. Though he kept giving good music till the last. In Bengali songs, he has given good music in very later on songs also. But ये reality है. True. हाँ जी. True. Absolutely. हाँ जी, कबीर जी, आप क्या कहना Thank you. चाहते हैं? थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सर. मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच. मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा ऑफिस है गुड़गांव में. मुझे 1.5 घंटा लगता है जाने में. तो जाते टाइम हौस खास से गोल्फ कोर्स रोड और वापस मैं आप ही का घड़ी घड़ी दोबारा सुनता हूँ. पांडे जी का राग विश्लेषण सुनता हूँ. और जब घर पे दोस्त आते हैं वीकेंड पे, मुझे गाने का शौक है, तो जब मैं गाना गाता हूँ तो साथ में भी बोल देता हूँ ये राग कौन सा था जो पांडे जी ने बताया था, और थोड़ी हिस्ट्री भी सुना देता हूँ गाने की. सो पीपल आर वेरी इम्प्रेस्ड थैंक्स टू यू. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम, एंड प्लीज कंटिन्यू डूइंग सो एंड कीप letting me know so that I can join. Thank you. अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ. आज मैं भी सुबह से गुड़गांव गया हुआ था और वापस लौटते समय मैं यही सारे गाने सुन रहा था कि थोड़ा मूड बैठा लूं, जाके मुझे प्रोग्राम करना है. एंड आई न्यू दैट व्हाट इज द पेन ऑफ ड्राइविंग इन सच अ ट्रैफिक ऑल द टाइम. एनीवे, आज तो मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी मैं दिल्ली में ही प्रोग्राम दे रहा हूँ. लेकिन 16 तारीख को मई को जो अगला प्रोग्राम मेरा फ्राइडे को होगा, मैं वापस अपने घर टोरंटो ओशवा में बैठा हूँगा, कनाडा में. तो अगला प्रोग्राम मैं आपसे कनाडा में ही करूंगा, क्योंकि आई विल बी बैक बाय देन. मैं 14 को वापस जा रहा हूँ कनाडा, एंड आई विल बी बैक इन माय होम. तो 16th का जो फ्राइडे का प्रोग्राम होगा वो हम वहीं से करेंगे. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि क्या सब्जेक्ट होगा,
but I will present one of the subjects to you that you will like. अभी वो रिस्पेक्ट एक रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास अलग अलग टाइप की. लेट मी सी, वी विल वर्क ऑन समथिंग एंड विल सी हाउ वी कैन प्रेजेंट इट. हाँ जी, आज के प्रोग्राम के बारे में अगर किसी ने और कोई कमेंट्स करने, हाँ पांडे जी बताइए, बोलिए. शर्मा जी और बाकी सब हमारे जो देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम. आज का प्रोग्राम एज यूजुअल यूनिक, क्योंकि शर्मा जी प्रेजेंट कर रहे हैं उसे. और इट्स वेरी ट्रू कि आप फैक्ट्स और जो आप आपके अपने इंटरेक्शंस हैं उनको लेकर के प्रेजेंट करते हैं. दिस इज द थिंग जो कि बाकी जगह से ये ज्ञान कहीं से मिल नहीं सकता है. बहुत अच्छा लगता है ये सब. अब कभी तो यही करता है कि गाने तो सुनते रहते हैं और आपकी कमेंट्री चलती रहे और वही सुनते रहें, बिकॉज सो मेनी न्यू थिंग्स यू कम टू नो. और ये जो लास्ट में गाना मेरा भी बहुत फेवरेट है. और रादर मैं अगर कहूँ कि सलिल चौधरी के सबसे अच्छे गानों में अगर गिनता हूं मैं तो इसको. और ये भी बिल्कुल आपने सही कहा था कि ये बहुत ही मुश्किल गाना है. क्योंकि मैंने प्रोग्राम्स भी बहुत करता रहता हूं, तो ये गाना जब भी मैंने दिया तो लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि ये नहीं गा पाएंगे. So, so I'm yet to listen this song by any singer perfectly. तो इसलिए बिल्कुल उसके नजदीक पहुंचना तो वो लता मंगेशकर हो जाना है, जो जगह जगह अपना असर वो दिखाती रहती हैं, मोर देन व्हाट एनी म्यूजिक डायरेक्टर कैन सजेस्ट और डू. तो बहुत अच्छा लगा. और ये 1972 ऑफ कोर्स मैं भी, क्योंकि ये वो टाइम था जब मैं भी यूनिवर्सिटी में था. 72 में तो मैंने बीएससी की हुई थी और ये सब फिल्में उसी टाइम में आई थी. और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि वो 3 दिन में उतर गई थी सबसे बड़ा सुख. मैंने ये अन्नदाता देखी और ये देखा तो किसी से कहा कि भाई वो सबसे बड़ा सुख लगी हुई है. कहते हैं अरे वो पिक्चर बिल्कुल बेकार है, गाने उसमें जरूर कुछ ठीक ठाक हैं लेकिन वो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट एट दैट टाइम आई एम सेइंग. सो वास्तव में वो शायद हफ्ते भर चली थी और समथिंग लाइक दैट. बट टुडेज प्रोग्राम अनोखा दान के सब गाने मैंने तो एनालाइज किए हुए थे. मेरे भैया में एक और गाना था जो सोम ठाकुर जी का लिखा हुआ, जो कवि हैं उनका भी लिखा हुआ है. सो छोड़ चली घर तेरा बाबुल. सो दैट वाज द सॉन्ग. ब्यूटीफुल बहुत अच्छा मूवी, गाना है. बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो, मैंने देखी हुई थी. सो ब्यूटीफुल. आज के कार्यक्रम में बहुत आनंद आया. आज जो गीत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें मैं ढूंढ रहा था रागों की एनालिसिस जब देख रहा था तो ज्यादातर उसमें पहाड़ी किरवानी और भैरवी और कोई बहुत ही मुश्किल रागों का प्रयोग नहीं हुआ है. लेकिन मुश्किल कॉम्पोजिशंस जबरदस्त हैं. अब काफी और धानी ऐसे राग हैं जो कि कोई मुश्किल नहीं है. धानी सगामा निशा है, कोमल निषाद और कोमल गंधार, और वही काफी है, कोमल निषाद कोमल. कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड राग की कंपोजिशन नहीं है. काफी धानी के जाने कितने गाने हैं, लेकिन उसमें ये कंपोजिशन बना देना ये सलिलदा ही कर सकते थे या मदन मोहन कर सकते थे. मैं एक बार शायद कभी मैंने जिक्र इस बात का किया हुआ है, जब मैं अपनी एनालिसिस कर रहा था रागों की और ये 20,000 सॉन्ग्स की जब एनालिसिस की, तो अपनी टीम के साथ जब बैठते थे तो गाना जब प्ले करते थे और मैं अपनी टीम के चेहरे के भावों को पढ़ता था तो बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हमने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते हैं सर क्या सलिलदा है क्या ये? तो तो ये यही लगता है आइदर सलिल चौधरी और मदन मोहन. सो किस तरह से ट्रांसपोज करते हैं जो जो तिरोभाव आविर्भाव होता है रागों का, एक राग से दूसरे में प्रवेश कर जाना और फिर उसमें से निकल आना और सीमलेसली, ये यही दो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स कर सकते थे. तो सलिल दा को तो जब भी सुनते हैं क्या बात है. और आपने आज तो वो बिल्कुल वो पीरियड ले लिया. बहुत सी चीजों के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था,
आपसे बात होती रहती है तो खूब ज्ञान बढ़ता रहता है। तो सो सो नाइस, सो गुड, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पांडे जी। मेरा ज्ञान तो आपसे बात नमस्ते। करके बढ़ता है। नमस्ते पीयूष जी। बताइए जयंत जी, बोलिए। मैं जयंत जयंत कुलकर्णी। हाँ बोलिए। सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए ना। लेकिन मैंने चैट पे भी लिखा है, सलील दा और रफी के गाने बहुत कम है रफी और सलील पे हम उसमें। प्रोग्राम पे पहले बात कर चुके हैं, तो नहीं, मैं मैंने वो उस प्रोग्राम पर, सुना नहीं था। अच्छा। ठीक है, आप प्लीज पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकाल लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो रफी और सलील पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मैंने सलील से रफी के बारे में काफी बातें की थी, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, आई हैव रिटन अबाउट इट आल्सो। अच्छा, थैंक यू, आई सी दैट। पिछले बार मैंने मधुमती पे भी एक प्रोग्राम किया था, तो मधुमती में भी आपके को मैंने बहुत कुछ बताया था सलीलदा के बारे में और म्यूजिक के। हाँ जी, और कोई कुछ वैसे जो कहेंगे भी है एनीबॉडी बहुत एल्स? अच्छे हैं गाने, बहुत अच्छे, नो डाउट। जैसे पूनम की रात है और। यस, पूनम की रात यस, आउटस्टैंडिंग है सर, दिल तड़पे थैंक यू। तड़पा। हाँ, कोई और कुछ कहेंगे? एनीबॉडी हैज टू मेक एनी अदर कमेंट्स? कोई कुछ पूछना? हाँ निरंजन जी बताइए आप। गुड्डू जी, गुड्डू जी आप बोलिए। नहीं, आप म्यूटेड हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। ओके। मैं वो आपने आशीष सेन, डायरेक्टर आशीष सेन के बारे में बताया था। जी। तो एक एक्टर आशीष सेन भी है, वो एक ही आदमी है और ये दूसरा नहीं, दो आदमी है? अलग अलग हैं और दोनों ने फिल्में डायरेक्ट की हैं। वो जो अपराधी कौन थी, हाँ, वो ओके। एक्टर असित सेन जो मोटे वाले थे, उन्होंने डायरेक्ट की थी अपराधी कौन। ओके। और तो ये असित दूसरा सेन जो थे, ये दूसरा। ममता, ममता वाले हैं, जो परिवार ऑल्सो, ममता परिवार परिवार ऑल्सो भी। बाई हाँ हाँ, मोटेवाले। परिवार भी वो हाँ। एक्टर असित सेन नहीं डायरेक्ट की थी। लेकिन ये असित ओके। सेन और दूसरे हैं, हाँ ये ममता वाले हैं। ममता और हाँ खामोशी और, जी। हाँ। दूसरी बात यह है कि वो जब आदमी बहुत फेमस होता है और कमर्शियली सक्सेसफुल होता है, वो कमर्शियली वायबल होता है, उसको सभी लोग चाहते हैं और उसको काम दे देते हैं। लेकिन जब वो सलील दा का जो टाइम गया हुआ था, उस वक्त एक बार योगेश जी ने बताया कि आशा भोसले जी ने गाने से इनकार कर रही थी उनके यहाँ, और आर डी बर्मन ने डांट के उनको भेजा था। एक गाना रिकॉर्ड होना होना था, वो उन्होंने यूट्यूब में बोला है। इसीलिए जी, मैंने मैंने ऐसा हो सुना है जाता वो। है कि कलाकार का, हाँ, कलाकार का जो वैल्यू गिर जाता है तो कोई उसका वो केयर नहीं करता है। ये इज्जत नहीं कर। मैं कहना बिल्कुल ठीक चाहता है। हूँ। थैंक ठीक यू। कहा आपने, मैंने भी सुना है वो इंटरव्यू, मैंने योगेश का सुना हुआ इंटरव्यू। हाँ, हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? थैंक यू। हाँ जी, गुड्डू जी कहिए। एक्चुअली मैं कभी रिहर्सल पे कभी जाता ना, ओनली वन 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 इज टू वन कोई बोलेगा तो मैं मेंशन करता हूँ। आई हैड अ फ्रेंड हु वाज हु यूज्ड टू प्ले फॉर एलपी फॉर अबाउट 35 इयर्स एज अ परकशनिस्ट। आज जो आपने टॉपिक खोला इसलिए याद आ गया, आई हैव नॉट नेवर स्पोकन टू दिस टू एनीबॉडी, तो जरूरत पड़ी नहीं। व्हेन यू मेंशन कानून एंड दैट बीआर चोपड़ा फिल्म, जहाँ पे गाने नहीं थे लेकिन म्यूजिक डायरेक्शन सलील दा ने दिया था, तभी इत्तेफाक। उसने मुझे बताया क्या कि देयर वर व्हेन देयर वर फिल्म्स व्हिच वर मेड, पहले फिल्मिंग करते थे, उसमें गाने डालते थे, और द लास्ट वाज बैकग्राउंड स्कोर। सो वेरी ऑफन कभी कोई भी उसको दो या तीन इंस्टेंसेस मालूम है व्हेन द म्यूजिक डायरेक्टर पास्ट अवे, तो जो अधूरा काम जो था बैकग्राउंड म्यूजिक का, वो सलील दा को दिया था, बिकॉज ही सेड ही हैड पेड फॉर इट, बट इट वाज नेवर डॉक्यूमेंटेड। वो जो ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर था उसका ही नाम होता था, लेकिन कंप्लीशन फिर सब सलील दा करते। उन्होंने अनोखी रात का भी तो किया था, अच्छा अच्छा। कंप्लीशन का काम रोशन की डेथ के बाद। ओके ओके। हाँ, जब वो एक और फिल्म थी चेहरे पे चेहरा, एन दत्ता की फिल्म हाँ। जो थी, उसमें भी सलील दा ने किया हुआ है। काला पत्थर मौसम में का भी, भी उन्होंने काला काला कंप्लीट किया था। पत्थर का भी, सॉरी, मौसम मौसम भी मौसम का सलील भी चौधरी का बैकग्राउंड। है। हाँ बिल्कुल सलील दा का है। मौसम का भी बैकग्राउंड सलील दा का है। काला पत्थर का भी बैकग्राउंड सलील दा का है। काफी फिल्मों में उन्होंने दिया हुआ है background।
कोई और एनी कमेंट्स? हाँ सुधाकर जी क्या कहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं, मैं एज यूजुअल आपका प्रोग्राम तो बहुत इंफॉर्मेटिव है एंड आई जस्ट एंजॉयड इट. लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोग्राम सर. थैंक यू, थैंक यू। रमाकांत जी? अनम्यूट करिए अपने आप को, हाँ बोलिए। जी सर, मार्वलस प्रोग्राम था सर, हमेशा की तरह. सारी बात सब लोग बोल चुके हैं और आपने इतना अच्छा किया कि फोकस अपना लिमिटेड रखा, क्योंकि उनका काम तो बहुत है. इसके अलावा भी फिफ्टीज में बहुत बढ़िया काम है, लेकिन आपने उस साल का लिए जिसमें ये अन्नदाता को छोड़कर जो बाकी हैं वो तो बहुत कम नोन फिल्म्स हैं. तो इनके गाने भी बहुत अच्छे हैं. मैंने तो सुने हुए थे वैसे ये अधिकतर गाने, लेकिन अधिकतर लोगों ने को नहीं मालूम था, और उनके बारे में जो डिटेल में आपने बताया वो बहुत अच्छा लगा सुनने में. और जो उनके साथ पर्सनल सेटबैक्स रहे जिस वजह से उनको और ज्यादा काम नहीं मिला, तो वो तो है ही. तो ऐसा तो सर मोरलेस जयदेव के साथ भी यही रहा है. और और कुछ लोग और भी हैं ऐसे. वसंत देसाई को भी बहुत कम मिला बाद में काम, सिक्सटीज के बाद में, जबकि कितने गुणी संगीतकार थे. बिल्कुल। तो अ, ये तो इनके साथ रहा ही है. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था. एक मैं आपसे पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, आप दिल्ली में कब तक हैं सर? अब दिल्ली में मैं अभी तो हूँ, मेरा अगर अगर मुझको जाना पड़ा बॉम्बे तो मैं 5, 6, 7, 8 कोई दिन जाऊंगा, पर अच्छा अगर नहीं जाना पड़ा तो मैं दिल्ली में ही होऊंगा, और मैं 14 तारीख को दिल्ली से निकल जाऊंगा। अच्छा तो सर, ठीक है. अभी तो दिल्ली में ही हूँ। जी सर जी, थैंक यू. अगले संडे का, इसके संडे के अगले संडे का यानी 12 तारीख का शायद मेरा एक प्रोग्राम सेट हो चुका है, तो उस दिन मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अदरवाइज दिल्ली में हूँ अभी। ठीक है सर, ठीक है. हाँ जी कहिए राजू जी, बोलिए राजू। Yeah, Piyush, thank you very much for this beautiful program of today. And it's very unfortunate when you were saying about the tragedy, my battery went out of my mobile. So then I took my power bank and started again watching the program. I'm looking forward to see the recorded program later. जरूर जरूर Because I जरूर missed मैं that भेज, part. आई विल सेंड I इट टू missed यू, that part. आई विल सेंड Yeah, इट टू I missed that part. Thank you very much for a lovely, lovely, lovely program. God bless थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू यामिनी जी, आपके कमेंट्स बहुत सुंदर हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ कहिए सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं? सर पहली बात तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. एंड सेकंड थिंग, आई जस्ट वांटेड टू नो के सलील चौधरी वाज असिस्टेंट टू सम फेमस म्यूजिक डायरेक्टर और ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन? No, he was not assistant to anybody. He was actually a man who came from the IPTA, IPTA और ऐसे कम्युनिस्ट स्टेजेस जो होते थे, स्टेज प्रोग्राम्स, उनमें वो परफॉर्म ओके. करते थे या कंडक्ट करते थे। तो वो कोरस को कंडक्ट करना, पता नहीं आपने कभी ये देखा है कि नहीं देखा, आई डोंट माइंड पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, हाँ कि सर. स्टेज शोज के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेज शोज होते थे उसमें गाने गाए हुआ करते थे। तो ओके सर. अगर कोई बड़ा नेता आ रहा है कोई प्रोग्राम करने के लिए या स्पीच देने के लिए, तो उसके स्पीच के पहले कुछ कोरस वाले आके गाना वाना गाएंगे ताकि क्राउड को पकड़ के रख सके। तो वो ओके. कम से कम दूसरी जगह का तो पता नहीं, बंगाल में तो बहुत ही कॉमन चीज थी, वो मैंने बहुत बार देखी हुई है अपनी आंखों से। तो ओके उस सर. समय सलील दा का काम होता था कि उस स्टेज के ऊपर कंडक्ट करना प्रोग्राम को और कोरस को कंट्रोल करना। तो उस ओके. दौरान वो उसी तरह से म्यूजिक बनाते बनाते फिर ही सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड गिविंग हिज ओन सॉन्ग्स, और फिर बंगला में उन्होंने गाने शुरू किए देने, और वो हेमंत के साथ उन्होंने 2 गाने बनाए और वो सुपर हिट हो गए। और बस फिर उनका म्यूजिक डायरेक्टर का वो चमक गया कि हाँ भाई म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। उसमें भी जब वो गाना बना के ले गए थे हेमंत दा के पास, तो हेमंत दा ने कहा था कि ये गाना ऐसे तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चलेगा भी नहीं, इसको यूं चेंज अच्छा. करके ऐसा बनाओ। तो हेमंत दा ने जो सजेस्ट किया था वो सलील दा ने उसको चेंज करके उस तरह से बनाकर फिर प्रेजेंट किया था हेमंत दा के सामने। मजे की बात तो ये है कि जब सलील दा प्रेजेंट करने के लिए गाने को रेडी कर लिया था तो वो अंडरग्राउंड हो ओके. गए थे क्योंकि उनको पुलिस ढूंढ रही थी। तो ओके तो सर. हेमंत दा ने खुद ही जाके उसको सलील दा के नाम पे रिकॉर्डिंग करवाई थी गाने की, पब्लिश किया था और गाना हिट हो गया था। तो ये Which उनकी was the सलील दा song, की, if I might ask you?
Which वो was the song? एक तो पालकीर गान था और एक और दूसरा था, वो मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा। Okay. अम, चलिए, thanks for the input, sir. Thanks for the information, बता sir. दूंगा, वो भी दो साइड का रिकॉर्ड है, हेमंता का गाया हुआ। कोनो Okay, एक sir. गायर बोधू, हाँ, गायर आपको बोधू, याद है? कोनो एक गायर गायर बोधू। बोधू, Okay, करेक्ट। okay. ये कोनो एक गायर बोधू और दूसरा पालकीर गान, ये दोनों पालकी बड़े गान। गाने बड़े सुपर हिट हो गए थे शुरू में। 78 के डबल आरपीएम का, ये डबल 78 साइड का गाने थे ये दोनों, और बहुत sir. बड़े आइकॉनिक गाने थे। हम लोग मतलब बचपन से सुनते आए थे, बहुत आइकॉनिक गाने थे। Thanks a lot, हाँ sir. जी, Thanks a lot for the useful, very valuable information, sir. Thanks a lot. थैंक यू सुनील। ठीक है, फिर अगले बार मिले फ्राइडे को, और 16 तारीख का मैं नोटिफिकेशन। हाँ सीता जी, कहिए, सॉरी बोलिए। नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड कि सुनते हैं प्रेजेंटेशंस वगैरह, सुनते हैं और पढ़ते हैं भी बायोग्राफीज के बारे में, बट जो फर्स्ट हैंड नरेशन होता है ना आपकी तरफ से, मैंने कहा और सलील दादे ने मुझसे कहा, इट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। इतना ऑथेंटिक है, इट फील वेरी नाइस लिसनिंग टू दैट। यू आर सो थैंक यू ब्लेस्ड सीता एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू लिसन टू यू। या थैंक यू सीता जी, थैंक यू सो मच। पीयूष जी, एक बात वो मैंने पढ़ा था, उन्होंने एक बार इलिया राजा को असिस्ट किया था, कि क्या सच है? नहीं सलील दा ने? नहीं, असिस्ट नहीं किया था। कोई एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें दोनों म्यूजिक दे रहे थे, तो इन्होंने थोड़ा काम इन्होंने किया होगा, दैट इज पॉसिबल, बट ही नेवर असिस्टेड। ओके, थैंक यू। चलिए, फिर 16 तारीख को मिलेंगे, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा क्या प्रोग्राम होगा, आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड Thank नाइट। you, sir. Good day.